दक्षिण से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर से भी अपने चुनाव अभियान का बिगुल फूंक दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां विकास का रोड मैप पेश किया तो वहीं विरोधियों पर निशाना भी साधा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया था। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में अब बम धमाके और हमले की खबरें नहीं आती क्योंकि कश्मीर तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ा है। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि कश्मीर के विकास से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। लोगों के उत्साह को देखकर पीएम मोदी गदगद हो गए, जिसके बाद मंच से ही पीएम मोदी ने अपने दिल की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मैं नए कश्मीर को देखने का दशकों से इंतजार कर रहा था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 6,400 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं वोकल फॉर लोकल पर भी पूरा जोर दिया। आए देखे चले गए नहीं चलेगा। आपको 5%, 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा। श्रीनगर आए, बढ़िया चीज देखी, मन कर गए, मैंने भी ले लिया। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया का नारा दोहराया और दावा किया कि कश्मीर से अच्छी जगह शादी करने के लिए कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उनके शिव के प्रति आस्था जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली। श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले शंकराचार्य हिल के दर्शन किए और दूर से ही शंकराचार्य हिल के दर्शन कर भगवान शिव के सामने अपना सिर झुकाया। उन्होंने शंकराचार्य हिल से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसमें वो हाथ जोड़कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी बख्शी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद जवानों के परिवार वालों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। रियाज अहमद डार के भाई एसपीओ जावेद अहमद डार 2022 में पुलवामा जिले के पिंगलना इलाके में हुए मिलिटेंट हमले में शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के लाभार्थियों से भी बातचीत की। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे। छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। वहीं जम्मू कश्मीर में आज मोदी मैजिक भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी नेता को सुनने के लिए जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों कश्मीरी मोदी मोदी के नारे लगाते हुए रैली स्थल की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। वहीं कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने गाना गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुनने पहुंचे एक शख्स ने तो जम्मू कश्मीर के विकास का श्रेय पीएम मोदी को दिया और दावा किया पिछले कुछ सालों में यहाँ हालात बदल गए हैं। हर चीज को यहाँ पर ठीक हो रहा है और हमें इस चीज की बड़ी बड़ी खुशी है। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में जिन रास्तों से निकले वहां हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। इसलिए पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया और कश्मीर की आवाम को धन्यवाद दिया। जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है वो इन 8 सालों में हुआ है। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले खबरें सामने आई थी कि कश्मीरियों को धमकाया जा रहा है ताकि वो श्रीनगर में होने वाली रैली में शामिल ना हो, लेकिन इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा।
और धमकियों को दरकिनार कर हजारों लोग पीएम मोदी की रैली में पहुंचे। इस दौरान एक कश्मीरी महिला भगवा रंग की कैप लगाकर रैली में पहुंची, जिसमें आई लव मोदी लिखा था। और जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत शुरू की तो उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। देखेगी, कहेगी कि ये पार्टी वर्कर है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आम आदमी, आम पब्लिक की तरह हूँ। हम बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा किया है, कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। सबसे पहले आप देख लीजिए, कश्मीर 6-6 महीनों के लिए, 1-1 साल के लिए बंद होता था। आप देख लीजिए आज वो कश्मीर बंद होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर ऐसा बोला कि कश्मीरी लोग खुद को तारीफ करने से रोक ही नहीं पा रहे थे। सब क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह मोदी जी को कामयाब करेगी। जी हाँ, इसने पिछले 70 साल से हुकूमत किया, उसने लूट खसूट किया, लूट खसूट के सिवा उसने कुछ नहीं किया। जिस बच्चे और जिस नौजवान बेटा और बेटी के मतलब कलम होने चाहिए उसके हाथ में मतलब गन उसने दे दिया। बख्शी स्टेडियम की क्षमता 30 से 40 हजार लोगों की है, लेकिन आज यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली। और खास बात ये है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए हर उम्र के लोग पहुँचे। देखिए कैसे तिरंगा जो है यहाँ पर इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है और सब लोग जो है प्रधानमंत्री के यहाँ पर स्वागत है में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है जब लोग किसी नेता को सुनने के लिए इतने उत्साहित नजर आए। इसलिए वहां से जो तस्वीरें सामने आई उस पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए और साफ तौर पर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो भीड़ से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 0 से कम तापमान में सरकारी कर्मचारियों को गाड़ियों में भरकर रैली के लिए लाया जा रहा है। ये देखकर बहुत दुख होता है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री की रैली में आई भीड़ पर सवाल उठाए। धमकी देकर जबरदस्ती लोगों को लाया जा रहा है। चूंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा रहा, इसलिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक वीडियो जारी किया। क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, इसलिए बीजेपी ने उनके दौरे से पहले आर्टिकल 370 से जुड़ा एक वीडियो जारी कर पूरा माहौल बनाया और चुनाव से पहले ये बताने की कोशिश की गई कि जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया। वीडियो के जरिए बीजेपी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट को साधने की कोशिश की। साथ ही राष्ट्रवाद का संदेश देते हुए ये भी साफ किया कि बीजेपी का वचन पत्र ही मोदी की गारंटी है। और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे की गूंज आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सुनाई दी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कश्मीर की जो तस्वीरें बदली उससे पाकिस्तान के भी पसीने छूट गए। आतंकवाद की बात करें तो आतंकी घटनाओं में खासी कमी आई है और साल 2019 से लेकर अभी तक 869 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि अलगाववाद भी कश्मीर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 2019 के बाद से कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की कोई बैठक नहीं हुई है और उनके दफ्तर बंद किए जा चुके हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। साल 2016 में पत्थरबाजी की जहां 2653 घटनाएं हुई थी, वहीं 2022 में पत्थरबाजी के सिर्फ 5 मामले ही सामने आए थे। पर्यटन के लिहाज से कश्मीरियों को तगड़ा फायदा हुआ है। 2022 से अभी तक करीब 2 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर की यात्रा कर चुके हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि 28 नर्सिंग कॉलेज, 19 पैरामेडिकल कॉलेज और 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो बीते 4 सालों में 31,000 लोगों को नौकरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में विकास कार्यों का बटन दबाया तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पीओके के लोग एक बार फिर अपनी सरकार को पानी पी कर कोसने लगे। इन लोगों का साफ मानना है कि पाकिस्तान में इनका कुछ नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही
2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोग अपनी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पीओके के लोगों ने बीजेपी की मजबूत सरकार की भी तारीफ की। पीओके के लोग भी अब बॉर्डर के इस पार के विकास की कहानियां सुनने के आदी हो गए हैं। विकास के साथ ये मोदी सरकार की कूटनीति का ही नतीजा है कि कभी कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अब इस मुद्दे पर इतना आक्रामक नहीं रहा। आटे दाल को जूझ रही पाकिस्तान की आवाम अब धीरे धीरे कश्मीर को पाने की नाजायज जिद छोड़ रही है। लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पे बात नहीं करता। ऐसा करने की वजह भी है क्योंकि पड़ोसी देश के हुक्मरानों के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। दोनों देशों की तुलना करना भी अब बचकानी बात हो गई। कश्मीरियों को जब आप ये कहेंगे कि जनाब आइए मिलकर जो है वो आपके लिए, तो वो कहेंगे आप अपने लिए तो कुछ कर लें, आप अपने घर तो देखें, आपके हालात क्या, आप वहाँ पे तो कुछ कर लें। पाकिस्तानी अवाम और मीडिया सब एक साथ भारत की तरक्की को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये उनका पहला काशी दौरा होगा। इस दौरान वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल ने लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूजा पाल बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई और उनका पार्टी में स्वागत किया। हरियाणा की लोकसभा सीटों पर बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कई सीटों पर मौजूदा सांसद के टिकट काट सकती है। वहीं फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल अपने अपने दांव आजमाने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन ने बिहार में बड़ा दांव चलते हुए चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी और इसके लिए चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिए जाने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को अपने साथ शामिल होने का ऑफर दिया। इसके लिए बिहार में 8 सीटें और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें देने का प्रस्ताव भी दिया गया, जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया। लेकिन खबर है कि पार्टी के अंदर इस ऑफर को लेकर मंथन जारी है, जिसमें अधिकतर नेताओं ने इस ऑफर का विरोध किया और एनडीए की तरफ अपना रुझान बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से चिराग पासवान सहज नहीं है। ऐसे में एनडीए की तरफ से सीटों के ऑफर पर नजर होने की बात भी कही जा रही है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की 10 मार्च को अहम बैठक होगी, जिसमें बिहार के सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक पहले 8 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अब इसे 10 मार्च को किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक होगी। बताया जा रहा है कि जेडीयू की एनडीए में वापसी के बाद से समीकरण बदल गए हैं, जिसकी वजह से नए सिरे से मंथन किया जा रहा है। बिहार में इस समय नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा हैं, जो सीट बंटवारे के इंतजार में हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 2019 की तरह 17 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन राज्य इकाई इसके लिए तैयार नहीं है और सिर्फ 7 से 8 सीटें ही जेडीयू को देना चाहती है। यही वजह है कि अभी गठबंधन की सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए गठबंधन में सस्पेंस बना हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंबई में गठबंधन के नेताओं के साथ कल एक बैठक भी की थी, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गठबंधन में सीटों की उलझन अभी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीट बंटवारे पर जो चर्चा की थी, उसमें सहयोगी दलों को 2 फॉर्मूले सुझाए जाने की बात सामने आई, जिसमें पहले फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा 28 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 16 और एनसीपी अजित पवार खेमे को 4 सीटें दी जा सकती हैं। जबकि दूसरे फॉर्मूले के तहत बीजेपी 26 सीटों पर, शिवसेना 18 पर और अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लगभग इसी के आसपास महाराष्ट्र में सीट बंटवारा फाइनल होने की उम्मीद है, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
हालांकि सीट शेयरिंग पर आधिकारिक घोषणा बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद होगी। लोकसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक की बीजेडी एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस गठबंधन को लेकर बीजेपी और बीजेडी के नेताओं में लंबी बातचीत भी हुई है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर बात होने की भी खबर है। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में फॉर्मूला तय किए जाने पर चर्चा होने की खबर है। सारे सीट का डिस्कशन हुआ, 21 लोकसभा 147 विधानसभा, सारे सीट के बारे में डिस्कशन हुआ है, सभी से निर्णय केंद्र का है। 2009 चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर बीजेडी ने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया था, लेकिन 5 मार्च को ओडिशा दौरे पर पीएम मोदी ने नवीन पटनायक को अपना दोस्त बताते हुए उनकी तारीफ की थी, जिसके बाद अब एक बार फिर दोनों पार्टियां एक साथ आती दिख रही हैं। बिजू जनता thinks always for the interest of the people of Odisha, for the interest of people and the state, Biju Janata will take steps. बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और ओडिशा में जल्द ही बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 15 दिनों में कोरोना के 450 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी के 2 फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग पहले एक बंद फ्लैट में लगी, जो तेजी से भड़की और देखते ही देखते दूसरे फ्लैट को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है, जहां की साक्षरता 94% है। शिक्षा के क्षेत्र में केरल ने एक और कमाल का काम किया है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकारी स्कूल में एआई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। इस एआई टीचर का नाम आयरिस है और ये हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषा में बच्चों को पढ़ा सकती है। आयरिस एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। आयरिस तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है। ये एआई टीचर इंसानों की तरह चल फिर सकती है और बच्चों से बात भी कर सकती है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट को नीति आयोग के अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत मेकर लैब्स नाम की कंपनी ने बनाया है। मेकर लैब्स का कहना है कि वो ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रही है जो भारत की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ा सके। सीबीआई की कस्टडी में आए शाहजहां शेख पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के खिलाफ शाहजहां कई राज उगल सकता है, इसलिए उसे बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख के जरिए ममता ने कई गैरकानूनी काम कराए, जिसमें वोट के लिए लोगों को धमकाना, हिंसा कराना, रोहिंग्या को बसाना, गैरकानूनी धंधों से पैसा कमाना शामिल है। डराना, थ्रेटन करना, गोली मारना, वोट तक नहीं जाओगे अगर भाजपा को वोट देना है, ये सारे काम शेख शाहजहां और उसका गुंडा करता है। आज जितना भी इलीगल व्यवसाय हो, बिजनेस, वो शेख शाहजहां चलाता है। उसका फंडिंग ये सरकार का बेनिफिट मिलता है। मंगलवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन एससी ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस को शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंपनी ही पड़ी। वहीं सीबीआई की गिरफ्त में आते ही शाहजहां शेख की हनक और हेकड़ी भी गायब हो गई। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इसके लिए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च की तारीख दी है। ईडी ने 14 जनवरी से 4 मार्च के बीच कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए 5 समन जारी किए थे, जिनसे केजरीवाल ने पहले की तरह ही किनारा किया। ईडी के कोर्ट जाने पर आम आदमी पार्टी ने तंज भी कसा। पहले ही कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी के कहने पे 16 मार्च की तारीख दे रखी थी, तो उन्हें बीच बीच में सम्मन देने की क्या जरूरत है, और फिर उन सम्मनों को लेके कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। इससे पहले पूछताछ के लिए जारी किए गए 3 और समन पर भी केजरीवाल गैर हाजिर थे, जिसे लेकर ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। उस मामले में भी कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। अगर आपके बच्चों को भी टीवी या मोबाइल की लत लग चुकी है तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। टीवी और मोबाइल पर घंटों खर्च करने वाले बच्चों पर एम्स दिल्ली ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक टीवी और मोबाइल की लत बहुत तेजी से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। छोटे बच्चों में कम दिखाई देने और धुंधला दिखाई देने की शिकायतें बढ़ रही हैं। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में मायोपिया यानी कम दिखाई देने की समस्या बीते 20 सालों में 3 गुना बढ़ी है।
2001 में हुए सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 7% बच्चों को मायोपिया की शिकायत थी, जो 2011 में बढ़कर 13.5% हो गई। और कोविड के बाद 2021 में हुए सर्वे में 21% बच्चे मायोपिया का शिकार पाए गए। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि आजकल के बच्चों का बहुत समय कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल देखने में खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि अगर बच्चे स्क्रीन टाइम कम करें और हर रोज आधा घंटा बाहर खेलें तो आंखों की रोशनी में सुधार होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले औसतन 18 से 19 साल की उम्र में बच्चों को चश्मा लगता था, लेकिन अब चश्मा लगने की औसत उम्र घटकर 12 से 13 साल हो गई है, जो कि चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बनाई गई एसआईटी ने राज्य में अवैध मदरसों के बारे में हैरान करने वाला खुलासा किया है। एसआईटी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे हैं, जिनमें कई मदरसों को टेरर फंडिंग के जरिए जुटाई गई रकम से बनाने का शक जताया गया है। बड़ी बात ये भी है कि ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास बनाए गए हैं। एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। जांच में पता चला कि ज्यादातर अवैध मदरसे भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं, जिनका निर्माण खाड़ी देशों से मिले फंड से बीते 20 सालों में हुआ है। श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच समेत नेपाल से सटे 7 जिलों में अवैध मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। एसआईटी ने मदरसों से उनकी आय के स्रोत और खर्च का ब्यौरा मांगा, जिसकी जानकारी मदरसे नहीं दे पाए, जबकि ज्यादातर मदरसों ने चंदे की रकम से निर्माण का दावा किया, लेकिन वो चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। ऐसे में शक है कि प्लानिंग के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण में लगाया गया। अवैध मदरसों को बंद करने पर बात आई तो सियासी शोर उठने लगा। बीजेपी ने विपक्ष पर अवैध मदरसों की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मदरसों के नाम पर हिंदू मुसलमान करके असल मुद्दों पर जवाब देने से बचना चाहती है। लव जिहाद, जाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है, इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के आरोप का जवाब बीजेपी ने भी आरोप से ही दिया। ये तो रिपोर्ट छुपाते थे, तो इन्हें चूंकि देश को अब अपनी चिंता थी, देश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इन्हें इस बात का था कि ये हमारा वोट बैंक ना हमसे बिखर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। बीते दिनों एसआईटी की जांच में नेपाल से सटे यूपी के बॉर्डर पर 80 मदरसों को विदेश से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद सारे मदरसों की जांच का आदेश दिया गया था। उत्तर प्रदेश के 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने आपत्ति जताई है, जबकि सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है, जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने सरकार के आदेश की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने ये मदरसे पहले बंद क्यों नहीं किए। अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने सैकड़ों करोड़ की फंडिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य में कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि जिन मदरसों के टेरर फंडिंग में शामिल होने के सबूत हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने से पहले सभी मदरसों को बदनाम न किया जाए। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश के उन जिलों में हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हैं और बीते 20 सालों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें टेरर फंडिंग की रकम के इस्तेमाल का शक है। जी न्यूज की टीम भारत नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों के मदरसों में सरकार के आदेश का असर जानने पहुंची तो लगभग सभी मदरसा संचालक सरकार के फैसले से सहमत सुनाई पड़े। हमारे सरकार के जो रूल के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं, तो उसको तो बंद ही होना चाहिए। बहराइच, लखीमपुर, महाराजगंज समेत श्रावस्ती में भी कई मदरसे सरकार के नियमों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। श्रावस्ती के एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के संचालक से भी जी न्यूज की टीम ने सरकार के आदेश के बारे में जानने की कोशिश की। तो आगे चल करके जैसा शासन का आदेश होगा उस हिसाब से हम अपना कार्य करेंगे, या अगर सख्ती से बंद करने का आदेश हुआ तो हम मदरसा को बंद भी कर सकते हैं। आतंकी फंडिंग के जरिए संचालन को खुद इन मदरसों ने गलत ठहराया और सरकार की कार्रवाई की पैरवी की। धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के स्पिनर्स ने इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम पहली पारी में सिर्फ 218 रन ही बना पाई। ओपनिंग बल्लेबाज जैक कार्ले ने 79 रनों की पारी खेली, लेकिन उनके अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज अश्विन और कुलदीप की घूमती गेंदों का सामना नहीं कर पाया।
कुलदीप यादव ने 15 ओवर्स में 72 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 12 ओवर्स में 51 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि 1 विकेट रविंद्र जाडेजा को मिला। यानी इंग्लैंड के सारे विकेट स्पिनर्स की झोली में गए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी। यशस्वी 57 रन बनाकर शोएब बशीर का शिकार बने। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 135 रनों का स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 26 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। 5 मैचेस की सीरीज में भारत पहले ही 3-1 की अजय बढ़त बना चुका है। अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर व्यापारिक जहाज पर मिसाइल हमला बोल दिया, जिसमें चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इस बार भी जहाज में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने ही मोर्चा संभाला और आईएनएस कोलकाता को फौरन मौके पर मदद के लिए भेजा गया, जिसके बाद नाव और हेलीकॉप्टर लेकर भारतीय नौसेना चालक दल के सदस्यों के पास पहुंची और उन्हें समंदर के बीच से एयरलिफ्ट किया गया। मिसाइल हमले के बाद जहाज में भयंकर आग लग गई थी। आग की वजह से चालक दल के 21 सदस्यों को मजबूरन जहाज छोड़ना पड़ा। तभी मझधार में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए भारतीय नौसेना पहुंची और सभी को सुरक्षित बचाकर आईएनएस कोलकाता की मेडिकल टीम ने इलाज शुरू किया। जीवन दान मिलने के बाद जहाज के सदस्यों ने भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा किया। ये पहला मौका नहीं है जब नौसेना ने हूती विद्रोहियों के हमले के बाद रेस्क्यू अभियान चलाया हो। इससे पहले जनवरी में ब्रिटिश ऑयल टैंकर और दिसंबर में इजरायल की नाव पर हमले के बाद मदद भेजी गई थी। गाजा पर इजरायल के हमलों के बाद नवंबर के महीने से ही हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के आसपास के इलाकों में जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि ये पहला मौका है जब हमलों में किसी की जान गई है। इस बार जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर बारबाडोस का झंडा लगा था। हमले ने एशिया और मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग पर संघर्ष को और बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस अदन की खाड़ी में हमला हुआ वहां से दुनिया भर का समुद्री व्यापार प्रभावित होता है। इधर हूती विद्रोहियों के मुताबिक बार बार चेतावनी देने के बाद भी जब जहाज नहीं रुका तब हमला किया गया। विद्रोहियों के जवाब में अमेरिका ने नवंबर के महीने से ही हवाई हमले शुरू कर दिए थे। हालांकि अमेरिका अब तक विद्रोहियों के हमलों को रोक नहीं सका। अभी भी लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों का आतंक बरकरार है। अगर इस पूरे मामले को समझा जाए तो दरअसल ये लड़ाई अमेरिका और हूती विद्रोहियों की है, जिसमें पूरी दुनिया के साथ भारत का भी नुकसान हो रहा है। और इसीलिए केंद्र सरकार कल इस मुद्दे पर एक अहम बैठक भी करने वाली है। लाल सागर में बढ़ते हूती संकट पर अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी कल दिल्ली में बैठक करेंगे। इस बैठक में हूती विद्रोहियों के आतंक की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पड़ रहे असर पर चर्चा होगी। दरअसल हूती विद्रोहियों के हमले से बचने के लिए अब अदन की खाड़ी की बजाय दूसरे रास्ते से माल ढुलाई हो रही है। ये रूट लंबा होने की वजह से यूरोप तक माल पहुंचाने में 14 से 20 दिन ज्यादा लग जाते हैं। रूट लंबा होने की वजह से माल पहुंचाने की लागत और इंश्योरेंस का खर्चा भी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि मौजूदा वित्त वर्ष के 10 महीनों में भारत का एक्सपोर्ट 4.89% घटा है। साथ ही इंपोर्ट में भी 6.71% की कमी आई है। लाल सागर में हूती संकट के कारण ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी भारी रकम वसूल रही हैं, जिससे निर्यात से जुड़ी कंपनियों पर बोझ बढ़ा है। निर्यात करने वाले समूहों ने भी सरकार से माल ढुलाई की दरों में कटौती करने की गुहार लगाई है, ताकि उनका बोझ कम हो सके।